Hi everyone, I welcome you all again in a new lecture of plant physiology जिसमें आज हम कैल्विन बेंसन साइकिल को स्टडी करेंगे जिसे हम C3 साइकिल और डार्क रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट गेट स्टार्ट द लेक्चर। इस लेक्चर से पहले हम फोटोसिंथेसिस के अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी कर चुके हैं इन आवर अर्लियर वीडियोज। और अर्लियर वीडियोज में हमने स्टडी किया था कुछ जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। उसके बाद में हमने कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया। उसके बाद में हमने फोटोसिंथेटिक अपरेटस को स्टडी किया और फिर हमने मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को स्टडी किया और क्यू साइकिल को स्टडी किया। इन लेक्चर्स में हमने ये स्टडी किया था जब लाइट फॉल करती है तब एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, इससे हमें एटीपी और एनएडीपीएच मिलते हैं। आज हम इस लेक्चर में यही स्टडी करेंगे कि ये जो एटीपी और एनएडीपीएच बने हैं इनका फर्दर प्लांट्स कैसे यूज करते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि प्लांट अकेला ऐसा लिविंग थिंग है जो CO2 का अपटेक करता है और उससे एक कार्बोहाइड्रेट मोइटी बनाता है और O2 रिलीज करता है। जो कैल्विन बेंसन साइकिल है वो बेसिकली यही बताती है कि जो ये CO2 है उसका एसिमिलेशन प्लांट कैसे करता है। यही चीज स्टडी करेंगे आज हम इस लेक्चर में। बिफोर स्टार्ट दिस लेक्चर हम कैल्विन बेंसन साइकिल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं। इस साइकिल का नाम कैल्विन बेंसन साइकिल रखने का रीजन था क्योंकि स्टार्टिंग में 2 साइंटिस्ट थे, मेल्विन कैल्विन एंड सेकंड इज द एंड्रयू बेंसन, जिन्होंने इस साइकिल को स्टडी किया था। तो उन्हीं के नाम से इस साइकिल का नाम कैल्विन बेंसन साइकिल रखा गया। इस साइकिल का दूसरा नाम C3 साइकिल भी है। C3 साइकिल रखने का रीजन है क्योंकि जो कैल्विन बेंसन साइकिल है उसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है जो कि है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इसलिए हम इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं बिकॉज ये जो रिएक्शन है उसमें लाइट डायरेक्टली अपना रोल प्ले नहीं कर रही होती। ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन द एब्सेंस ऑफ लाइट दोनों में टेक प्लेस कर सकती है, बट बेसिकली इसमें लाइट एज ए सोर्स यूज नहीं होती, इसलिए हम इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे स्ट्रोमा रिएक्शंस भी कहते हैं बिकॉज कैल्विन बेंसन साइकिल क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर टेक प्लेस करती है, इसलिए हम इसे स्ट्रोमा रिएक्शंस भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द कैल्विन बेंसन साइकिल। अब हम इस साइकिल की कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं। कैल्विन बेंसन साइकिल है वो बेसिकली 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज द कार्बोक्सिलेशन, सेकंड इज द रिडक्शन एंड थर्ड इज द रीजनरेशन। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिनके अंदर कैल्विन साइकिल कंप्लीट होती है। इन स्टेप्स को हम डिटेल में फर्दर स्लाइड्स में स्टडी करेंगे। कैल्विन साइकिल के फर्स्ट स्टेप के अंदर CO2 एयर से डिफ्यूज होती है वाया स्टोमेटा और वो राइबोल्यूज 1,5 बिसफॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन करती है जिससे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था जो कैल्विन साइकिल उसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, इसलिए हम इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर एक इम्पोर्टेंट थिंग है जो हमें याद रखनी है, वो ये है कि जब राइबोल्यूज 1,5 बिसफॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन होता है तब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट की सिंथेसिस होती है। अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन होता है जिससे ट्रायोज फॉस्फेट की सिंथेसिस होती है। ट्रायोज फॉस्फेट के अंदर ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का सिंथेसिस हो सकता है। ये दोनों सेल के अंदर इक्विलिब्रियम में रहते हैं ऑन द डिपेंड ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। ये ट्राइज फॉस्फेट की सिंथेसिस होती है। जब ट्राइज फॉस्फेट की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में एक ट्राइज फॉस्फेट स्ट्रोमा से साइटोसोल में ट्रांसफर कर दिया जाता है जो फर्दर शुगर मोइटी का सिंथेसिस करता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, जिसे हम आगे फर्दर स्लाइड्स में डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट विल इट गोना बी मेक। इसके अलावा जो ट्राइज फॉस्फेट बने हैं वो राइबोल्यूज 1,5 बिसफॉस्फेट का रीजनरेशन करते हैं जो बेसिकली थर्ड स्टेप है। अब इन स्टेप्स को हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। इस साइकिल में हम बेसिकली जो एटीपी का रिक्वायरमेंट है
उसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर राइबोल्यूज 1,5-बिस्फोस्फेट का कार्बोक्सिलेशन होता है, जिससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट की सिंथेसिस होती है, जिसे हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। उसके अंदर बेसिकली कोई भी एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। लेकिन जब सेकंड स्टेप होता है रिडक्शन, उसके अंदर एटीपी और एनएडीपीएच की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू नो द रिक्वायरमेंट ऑफ द एटीपी और एनएडीपीएच। रिडक्शन स्टेप के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है, वो ये है कि जब प्लांट एक फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल का रिडक्शन करता है तब उसे एक एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और एक एनएडीपीएच की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट स्टेप के बाद में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट की सिंथेसिस होती है। तो हमेशा एक साइकिल के अंदर जब रिडक्शन स्टेप होता है तो 2 एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी और 2 एनएडीपीएच की रिक्वायरमेंट होगी। और अब जब थर्ड स्टेप होता है जिसमें एक ट्राइज फॉस्फेट, जो कि यहाँ पे ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, वो दोबारा से रीजनरेट करता है राइबोल्यूज 1,5-बिस्फोस्फेट को, जिसके अंदर फिर से एक एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। सो इन टोटल एक CO2 को फिक्स करने के लिए प्लांट को बेसिकली 3 एटीपी और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि 1 CO2 मॉलिक्यूल को एसिमुलेट करने के लिए प्लांट सेल को 3 एटीपी और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होगी। इस स्लाइड के अंदर हम केल्विन साइकिल के हर एक स्टेप को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो कि कार्बोक्सिलेशन है, उसमें राइबोल्यूज 1,5-बिस्फोस्फेट का कार्बोक्सिलेशन होता है और सिंथेसिस होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब इस स्टेप के अंदर हमने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोल्यूज 1,5-बिस्फोस्फेट लिया है और 3 CO2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं जो इन राइबोल्यूज 1,5-बिस्फोस्फेट का कार्बोक्सिलेशन करेंगे, जिससे कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट जनरेट होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब एक राइबोल्यूज 1,5-बिस्फोस्फेट का कार्बोक्सिलेशन होता है तब 2 मॉलिक्यूल सिंथेसिस होते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट के। तो यहाँ पे 3 राइबोल्यूज 1,5-बिस्फोस्फेट का कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इसलिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट जनरेट हुए हैं। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन होगा जिसमें हमें 6 एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी और 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट जनरेट होगा। अब 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन होगा बाय द NADPH, जिससे एक ट्राइज फॉस्फेट सिंथेसिस होगा जो कि होगा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये भी बेसिकली 6 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जब ये 6 मॉलिक्यूल्स ट्राइज फॉस्फेट के सिंथेसिस होंगे तब उनमें से एक मॉलिक्यूल स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट से साइटोसोल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ताकि इस ट्राइज फॉस्फेट से प्लांट सेल अपने लिए शुगर की फॉर्मेशन कर सके। शुगर यहाँ पे एज स्टार्च और सुक्रोज हो सकती है, जिसे हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। जो बचे हुए 5 मॉलिक्यूल्स हैं ट्राइज फॉस्फेट के, वो दोबारा से रीजनरेशन में हेल्पफुल होंगे। तो अब ये जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं ट्राइज फॉस्फेट के, वो अपने फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे राइबोल्यूज 5 फॉस्फेट के अंदर। जैसे ही राइबोल्यूज 5 फॉस्फेट की सिंथेसिस होगी, उसके बाद में ये एटीपी का यूज करके राइबोल्यूज 1,5-बिस्फोस्फेट का सिंथेसिस कर देगा। और अब राइबोल्यूज 1,5-फॉस्फेट का रीजनरेशन होने के बाद में ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक प्लांट को लाइट मिल रही है, बेसिकली इन C3 प्लांट्स। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये जो ग्लिसरल एल्डिहाइड स्ट्रोमा से साइटोसोल में भेजा जा रहा है उसके फंक्शंस की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने स्टडी किया, सेकंड स्टेप रिडक्शन के बाद में एक ट्राइज फॉस्फेट का सिंथेसिस होता है जो बेसिकली ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है। ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का सिंथेसिस करता है विद द हेल्प ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। इसके सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, यही बेसिकली वो ट्रायोज फॉस्फेट है जो स्ट्रोमा से साइटोसोल में ट्रांसफर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ PI ट्रायोज फॉस्फेट एंटीपोर्ट। सो इसीलिए ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में।
तो ये जो कन्वर्जन है ट्राइज फॉस्फेट का, ये डिपेंड करेगा ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। अगर सेल को इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये जो ट्राइज फॉस्फेट है, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का सिंथेसिस करेंगे, जिसके बाद में फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एंजाइम फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, जो फर्दर स्टार्च के फॉर्म में स्ट्रोमा के अंदर स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर प्लांट को इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ये जो ट्राइज फॉस्फेट है, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, ये एंटी ट्रांसपोर्ट के थ्रू स्ट्रोमा से साइटोसोल में आ जाएगा, जिसके बाद में ये डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट दोबारा से ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और ये जो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू करेगा और एटीपी जनरेट करेगा, जो प्लांट सेल डायरेक्ट यूज करेगा अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा जो ये ट्राइज फॉस्फेट है, ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो फर्दर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और उसके बाद में सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और अब सुक्रोज का ट्रांसफर होगा जहाँ पे प्लांट को सुक्रोज की रिक्वायरमेंट है, like the new growing part of the plant, like bud, new leaves or the roots. So basically वहां पे सुक्रोज ट्रांसफर कर दिया जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। इस स्लाइड से मैं आपको कुछ और रिमाइंड भी कराना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम एक जर्नल इक्वेशन स्टडी करते हैं फोटोसिंथेसिस की, जिसमें हमने स्टडी किया था कि CO2 मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और सनलाइट सिंथेसिस करता है ग्लूकोज का, तब मैंने आपको कहा था कि प्लांट हमेशा ग्लूकोज ही सिंथेसिस नहीं कर रहा होता, उसके अलावा प्लांट ऑन द नीड ऑफ द प्लांट सेल वो सुक्रोज या फिर स्टार्च भी सिंथेसिस करते हैं उस ग्लूकोज से। इन शॉर्ट, प्लांट बेसिकली ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल CO2 का एसिमुलेट करके कोई भी शुगर मोइटी को सिंथेसिस कर सकते हैं, जिसमें ग्लूकोज, स्टार्च और सुक्रोज तीनों होंगे। तो अब हम इस स्लाइड में जो केल्विन साइकिल है उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं। केल्विन साइकिल के अंदर इस साइड में हमने रिप्रेजेंट किया है जो इनटेक्स हैं केल्विन साइकिल के, उनको इस साइड में हमने केल्विन साइकिल के जो आउटपुट्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया है। तो केल्विन साइकिल के अंदर सबसे पहले CO2 का अपटेक होता है, जिससे ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। एज वी नो कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो बेसिकली हमें 6 CO2 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इसीलिए प्लांट बेसिकली एक ग्लूकोज को सिंथेसिस करने के लिए केल्विन साइकिल को 6 टाइम रन करता है। और जैसा कि हमने स्टडी किया था, एक CO2 मॉलिक्यूल को एसिमुलेट करने के लिए हमें 3 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। तो 6 CO2 मॉलिक्यूल को एसिमुलेट करने के लिए प्लांट को 18 ATP की रिक्वायरमेंट होगी, और एक CO2 मॉलिक्यूल को एसिमुलेट करने के लिए प्लांट को 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। तो 6 CO2 मॉलिक्यूल्स को एसिमुलेट करने के लिए प्लांट को 12 NADPH की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन शॉर्ट, केल्विन बेंजन साइकिल के अंदर प्लांट बेसिकली CO2 अपटेक करता है और ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है, और उसके अंदर उसे 18 ATP की रिक्वायरमेंट होती है और 12 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। So this is all about the Kelvin-Benson cycle. I hope you guys get the concept of Kelvin-Benson cycle. If you like this video, please hit the like button and subscribe to the Budsra tutorial. And until we meet next time, be happy and stay safe. Thank you.